यार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। वेलकम टू एएसजी। एएसजी आईएएस बिलीव इन क्वालिटी, कमिटमेंट एंड सक्सेस। आज का जो न्यूज है जनसत्ता एंड नवभारत टाइम्स है। प्रधानमंत्री बोले, कोरोना से जंग को भारत ने जन आंदोलन बना दिया। कोरोना के खिलाफ जंग को हमने जन आंदोलन बना दिया। इसी वजह से भारत में हालात काबू में रहे और मरीजों के ठीक होने का अनुपात अन्य कई देशों की तुलना में बेहतर है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूएन के 75 साल पूरा होने पर इसके आर्थिक सामाजिक परिषद की मीटिंग के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा। 17 जून को यूएन का 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बनने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यह पहला भाषण था जहां उन्होंने भारत की सक्सेस स्टोरी को शीर्ष ग्लोबल मंच से सुनाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में गरीबी तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी को साथ लेकर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे संकट समय में भारत विकासशील देशों को भी मदद कर रहा है और 150 देशों की मदद पहुंचाई। उन्होंने आत्मनिर्भर अभियान, हर किसी को बैंक खाते जैसी योजना का जिक्र कर भारत के विकास की सफर को सुनाया। पर्यावरण को बचाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चलाई गई योजना का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, 2030 के बनाए गए लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में भारत ने एक के बाद एक कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए 2022 तक हर भारतीय के पास उसका अपना मकान होगा, जब भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। भारत ने 27.3 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारा। भारत में 2005 से 6 से लेकर 2015 से 16 के दौरान 27.3 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले। यह इस दौरान किसी भी देश में गरीबी की संख्या सर्वाधिक कमी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल की ओर से जारी किए गए आंकड़ों से पता चला कि 75 में से 65 देशों में 2000 से 2019 के बीच बहुआयामी स्तर पर गरीबी में काफ़ी कमी आई है। बहुआयामी गरीबी दैनिक जीवन में गरीब लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले विभिन्न अभावों को समाहित करती है, जैसे कि खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, जीवन स्तर में अपर्याप्तता, काम की खराब गुणवत्ता, हिंसा का खतरा और ऐसे क्षेत्रों में रहना जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है। इन 65 देशों में से 50 ने भी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या को कम किया। रिपोर्ट में कहा गया, सबसे बड़ी कमी भारत में आई, जहां 27.3 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठने में कामयाब रहे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, बीते 10 साल में देश की बड़ी पहल, 65 देशों में गरीबी में बहुआयामी स्तर पर कमी आई। असंभव हुआ संभव। रिपोर्ट में कहा गया कि 4 देशों आर्मीनिया, भारत, निकारागुआ, उत्तर मैसेडोनिया, आर्मीनिया, भारत, निकारागुआ और उत्तर मैसेडोनिया ने अपने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को आधा कर दिया। ये देश दिखाते हैं कि बहुत भिन्न गरीबी स्तर वाले देशों के लिए क्या संभव है। रिपोर्ट में कहा गया कि 14 देशों ने अपनी सभी उप प्रादेशिक क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी को कम करने किया है। यह है बांग्लादेश, बोलिविया, किंगडम ऑफ एस्वातानिया, गाबन, गाम्बिया, गुयाना, भारत, लाइबेरिया, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, निकारागुआ, नेपाल और रवांडा। दूसरों को अमंगल कर मंगल जाने के फेर में चीन। दूसरों का अमंगल कर मंगल जाने के फेर में चीन ने अपने प्रथम मंगल अभियान के तहत एक रोवर भेजने के लिए कोविड-19 महामारी के बीच अपनी तैयारी जारी रखी है और इसके लिए लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया है। तियानवेन-1 नाम से चीन का यह मंगल अभियान लाल ग्रह के लिए आगामी 3 अभियानों में एक है, जिनमें एक अमेरिका का और एक संयुक्त अरब अमीरात यूएई का मिशन है। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट चीन का सर्वाधिक भार वाहक प्रक्षेपण यान है और इसका 3 बार प्रयोग किया जा चुका है, लेकिन इस पर कभी पेलोड नहीं था। चीन का प्रथम मंगल अभियान बताया जा रहा है कि तियानवेन-1 का उद्देश्य वैज्ञानिक आंकड़े जुटाने के लिए लाल ग्रह पर रोवर उतारना है। चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के हवाले से सरकारी मीडिया की ओर से जारी खबरों के मुताबिक रॉकेट जुलाई अगस्त के अंत में
जुलाई या अगस्त के अंत में हेनान प्रांत के दक्षिण द्वीप में स्थित वेचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया जाने वाला चीन के इस अभियान को उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम में सर्वाधिक महत्वाकांक्षी माना जा रहा है। कोरोना महामारी फैलाने के बावजूद इस अभियान की तैयारी जोरों पर, जबकि यूरोप और रूस ने मंगल पर इस साल की गर्मियों में रोवर भेजने की अपनी योजना स्थगित कर दी है। अमेरिका कार से भी बड़े आकार का रोवर भेज रहा है जिसका नाम है परजर्वेंस। यह वहाँ के चट्टानों के नमूने एकत्र कर विश्लेषण के लिए करीब 1 दशक में धरती पर लाएगा। इसका प्रक्षेपण 30 जुलाई से 15 अगस्त के बीच होने का कार्यक्रम है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात का अमाल या होप नाम का अंतरिक्ष यानी एक ऑर्बिटर है जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर की साझेदारी से बनाया गया और इसे सोमवार को जापान से प्रक्षेपित किया जाएगा। तो लग गई है दौड़ मंगल की तरफ। सख्त संदेश। पिछले करीब 2 महीने से भारत और चीन की सीमा पर जो स्थिति बनी हुई है वह प्रत्याशित है। जाहिर है वह पिछले कुछ सालों के दौरान चीन की ओर से भारत को दिए गए तमाम भरोसे के खिलाफ है और विश्वास भंग का मामला है। विडंबना यह है कि भारत की भलमनसाहत और उदारता के बावजूद चीन ने जो रवैया अख्तियार किया वह सीमा से सटे किसी भी अच्छे पड़ोसी के बजाय घोषित दुश्मनी का रहा है। पिछले दिनों गलवान घाटी में घुसपैठ और अराजक बर्ताव के उसने जो किया उसकी कीमत 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के रूप में सामने है। निश्चित रूप से भारत के विश्वास को तोड़ने के साथ साथ एक गैर जिम्मेदार पड़ोसी के रूप में चीन ने बताया कि उसकी रुचि कूटनीतिक कदमियों और वार्ता के लिए समस्या के हल में नहीं है और वह आक्रामकता में विश्वास रखता है। इस क्रम में कभी अपने नाहक अतिक्रमण और जरूरी प्रतिक्रिया मिलने पर अपने कदम पीछे हटाने जैसी गतिविधियों के जरूरी उसने लगातार एक भ्रम की स्थिति बनाए रखी है। ऐसे में सीमा क्षेत्र में देश की सुरक्षा के लिए तैनात सैनिकों पर गैर जरूरी बोझ बढ़ जाता है और कई बार चुनौतियां गहरा जाती हैं। ऐसे माहौल में एक पखवाड़े के भीतर देश के 2 शीर्ष नेतृत्व का सीमा क्षेत्र का दौरा वक्त की जरूरत और निश्चित तौर पर भारतीय सैनिकों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला। गौरतलब है कि शुक्रवार को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह लेह और जम्मू कश्मीर के 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष MS नरवणे भी उनके साथ हैं। चीन के साथ सीमा पर विवाद के संदर्भ में उनका यह दौरा अहम माना जा रहा है। हालांकि इसी महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीमा क्षेत्र का दौरा किया और भारत के रुख का संकेत साफ कर दिया है कि अब विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। आशा यह था कि अगर कोई देश अपनी सीमा के भीतर विस्तार के लिए न्यायिक दखल की कोशिश करता है तो अब वो आसान नहीं होगा। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया कि दुनिया की कोई भी शक्ति भारत की 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकती। यह चीन की हाल की हरकतों से लिहाज से उसके साफ संदेश होना चाहिए कि अगर वह गैर जरूरी तरीकों से सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण की कोशिश करेगा तो उसे उचित जवाब भी दिया जाएगा। और इतिहास गवाह है, बहुत लोग बड़े आक्रांता आए भारत में, सब एक एक करके धराशायी हुए। देश की सबसे अमीर महिला रोशनी बनी HCL की नई चेयरमैन। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर मल्होत्रा ने अपने पिता शिव नाडर की जगह ले ली है। अब वो HCL कंपनी के चेयरमैन के रूप में जिम्मेदारी भी निभाएंगे। शिव नाडर ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। HCL ने शुक्रवार को जून तिमाही के नतीजे जारी किए। इसी दौरान शिव नाडर ने चेयरमैन पद छोड़ने का ऐलान किया। कंपनी ने बताया कि बोर्ड ने शिव की जगह उनकी बेटी और कंपनी की गैर कार्यकारी निदेशक रोशनी को बोर्ड ऑफ कंपनी का चेयरमैन बनाने का फैसला किया। शिव नाडर ने पद से हटने की इच्छा जाहिर की थी, हालांकि वे कंपनी के MD बने रहेंगे। इधर कंपनी की ओर से घोषित HCL का नेफ्ट प्रॉफिट जून तिमाही 31.7% से बढ़कर 2,925 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,220 करोड़ रुपए था। गौरतलब है कि 38 साल की रोशनी का नाम फोर्ब्स द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन 2019 में शामिल है। जो चल रहा है सीमा के उस पार, चीनियों का पैसा पूर्वी तिब्बत में लगा है और रणनीतिक अहमियत पश्चिम की है। भारत और चीन की सीमाएं पिछले 3 वर्षों में 2 बार आमने सामने आ चुकी हैं। डोकलाम में यह तनाव काफ़ी लंबा चला और लद्दाख में और लंबा खींचने का अनुमान है। चीन सीमा टकराव की स्थिति में संतुलित और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए दूसरे तरफ की अधिकतम जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अंग्रेजी राज की दस्तावेज परंपरा में
आज़ादी के कुछ वर्ष बाद भी यह जानकारी हमारे पास थी। वर्ष 1958 में दलाई लामा, उनके पीछे पीछे अनुयायियों और चीनी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने वालों की एक बड़ी जमात भारत में आई, जिसके पास तिब्बत के चप्पे चप्पे से जुड़ी सूचनाएं मौजूद थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि सिक्किम का द्वार कलिपोंग शहर 1962 तक तिब्बत की दिमागी राजधानी माना जा रहा था। जो इम्पोर्टेंट होता है उसे मैं 2-4 बार रिपीट करता हूँ दोस्तों, उसे नोट जरूर कर लें। ये सारे स्रोत पिछले 58 वर्षों में गायब हो चुके हैं। 1962 के युद्ध में चीन को तिब्बत से काफ़ी दूर बताने की गलती CIA की ओर से हुई थी, जिसकी जड़ यह थी कि चीन की प्रमुख पश्चिमी सैनिक छावनी छंगतू तिब्बत की सीमा से 1500 किलोमीटर की दुर्गम पहाड़ी दूरी पर है। यह दूरी आज भी वहीं है, पर 2026 में ल्हासा और छंगतू के बीच ट्रेनें चल रही होंगी। तिब्बत की राजधानी ल्हासा आज भी रेलवे के जरिए चीन के सभी बड़े शहरों से जुड़ी है। हालांकि रास्ते बहुत लंबे हैं। तिब्बत के भारत से सटे नक्शे पर नज़र डालें तो सबसे पूर्व में टकराव अरुणाचल प्रदेश की समूची सीमा पर है। यह इलाका, खासकर इसका पूर्वी छोर, चीन के लिए एडवेंचर टूरिज्म और भारत के लिए पनबिजली का गढ़ बनने जा रहा है। इसके चलते यहाँ दोनों देशों के बीच टकराव के मौके आते रहेंगे। लेकिन मामले का दूसरा पहलू है कि यहाँ वास्तविक नियंत्रण रेखा के हमारी तरफ से वाले हिस्से में आबादी कम हो रही है, जबकि उनकी तरफ से तेजी से बढ़ रही है। संयोगवश 2015 में जब भारत और चीन के कूटनीतिक रिश्ते युद्धोत्तर काल के सबसे अच्छे दौर में थे, भारतीय और नेपाली पत्रकारों के एक दल के सदस्य के रूप में मुझे 3 दिन तिब्बत के इसी नेंगची उपप्रांत में बिताने का मौका मिला। यहाँ उनके नए नए विकसित हो रहे शहर बाई में तटीय चीनी राज्यों की जबरदस्त पूंजी लगी है। भारत, चीन और म्यांमार की सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी यारतुंग त्यांगपो 1.5 किलोमीटर की लंबी खड़ी उतराई काटती है और अमेरिकी ग्रैंड कैन्यन से कहीं रोमांचक गड्ढों की श्रृंखला बनाती है। यहाँ पश्चिम की ओर बढ़े तो 1967 में सिक्किम की ओर चीन की सीमा पर भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच बड़ा टकराव दर्ज मिलता है। तब सिक्किम भारत का अंग नहीं था। एक समझौते के तहत उसकी प्रतिरक्षा और विदेश नीति का जिम्मा भारत संभाल रहा था। 1975 में सिक्किम का विलय भारत में हो गया और शुरुआती ऐतराज के बाद सिक्किम चीन सीमा ही भारत चीन सीमा बन गई। लेकिन 2017 में भूटान के डोकलाम इलाके को लेकर बने तनाव ने इस सेक्टर में भी आशंकाएं बढ़ा दी हैं। चीनी रेलवे के यह सेक्टर सबसे ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर तिब्बत के नंबर 2 शहर सियांगसे में एक समय बगावत की ज्वाला भड़कती थी, लेकिन 2014 में यहाँ तक रेल पहुँच गई तो इधर के नौजवानों का पेचिंग शंघाई जाना और उधर से चीनी फौज का आना आसान हो गया। 2015 में दलाई लामा के महल पोटाला पैलेस के सामने मेरी मुलाकात सियांगसे की लड़की पेमा से हुई, जो शंघाई से M.Tech करने के बाद ल्हासा में ही कंप्यूटर साइंस पढ़ रही है।